तमिलनाडु की राजनीति को केवल हिंदू बनाम सनातन के चश्मे से देखने पर पूरा चित्र स्पष्ट नहीं होता। यह सच है कि तमिलनाडु में अधिकांश आबादी हिंदू है, फिर भी कई द्रविड़ दलों के नेता समय समय पर सनातन या ब्राह्मणवादी परंपराओं की आलोचना करते रहे हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक, सामाजिक, भाषाई और राजनीतिक कारण है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तमिलनाडु में सनातन शब्द का राजनीतिक अर्थ अक्सर उत्तर भारत में प्रचलित धार्मिक अर्थ से अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ राजनीति के कई नेता सनातन को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें जातिगत ऊंच नीच, ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक असमानता रही। इसलिए जब वे सनातन की आलोचना करते हैं तो वे स्वयं को सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतिनिधि बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके विरोधियों का कहना है कि यह हिंदू आस्था पर सीधा हमला है। तमिलनाडु की आधुनिक राजनीति की जड़ें 20वीं सदी के द्रविड़ आंदोलन में है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता ईवी रामास्वामी पेरियार थे। पेरियार ने ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वासों का तीखा विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद और आत्मसम्मान आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनके विचारों का प्रभाव बाद में सीएन अन्नादुरई और एम करुणानिधि जैसे नेताओं पर पड़ा। इसी विचारधारा से आगे चलकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्य द्रविड़ दल मजबूत हुए। द्रविड़ राजनीति ने तमिल पहचान को विशेष महत्व दिया। हिंदी विरोध आंदोलन, तमिल भाषा का गौरव और क्षेत्रीय संस्कृति की रक्षा इन दलों के प्रमुख मुद्दे बने। इसलिए तमिलनाडु में राजनीति अक्सर धार्मिक पहचान से ज्यादा भाषाई और सामाजिक पहचान के आधार पर चलती रही। यहाँ बहुत से हिंदू मतदाता भी द्रविड़ दलों को वोट देते हैं क्योंकि वे उन्हें सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा और क्षेत्रीय हितों का समर्थक मानते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में हिंदू समाज भी एकरूप नहीं है। यहाँ अनेक जातियां, परंपराएं और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा पद्धतियां हैं। बहुत से लोग धार्मिक रूप से हिंदू होते हुए भी राजनीतिक रूप से द्रविड़ विचारधारा का समर्थन करते हैं। वे मंदिर जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन साथ ही सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति को भी सही मानते हैं। इस कारण नेताओं के विवादित बयानों का सीधा चुनावी नुकसान हमेशा नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि तमिलनाडु में लंबे समय तक राष्ट्रीय दल अपेक्षाकृत कमजोर रहे। क्षेत्रीय दलों ने राज्य की राजनीति पर दशकों तक प्रभुत्व बनाए रखा। इस कारण द्रविड़ दलों के नेताओं को अपनी विचारधारा खुलकर रखने का राजनीतिक आत्मविश्वास मिला। हालांकि हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को अधिक मजबूती से उठाना शुरू किया। इससे सनातन पर दिए गए बयानों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस हुई। यह भी ध्यान देने योग्य है कि तमिलनाडु के सभी नेता हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है। कई द्रविड़ नेता स्वयं मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं और हिंदू परंपराओं का पालन भी करते हैं, लेकिन राजनीतिक मंच पर वे सनातन शब्द का उपयोग सामाजिक संरचना की आलोचना के लिए करते हैं। दूसरी ओर उनके विरोधी इसे हिंदू धर्म के अपमान के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा भावनात्मक और विवादास्पद बन जाता है। तमिलनाडु में मंदिर संस्कृति भी अत्यंत मजबूत है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर और रामेश्वरम मंदिर जैसे विशाल मंदिरों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इससे स्पष्ट है कि तमिल समाज गहराई से धार्मिक है। इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि तमिलनाडु सनातन विरोधी राज्य है। वास्तव में वहाँ धर्म और राजनीति का समीकरण उच्च उत्तर भारत से अलग प्रकार का है। कई बार राजनीतिक दल जानबूझकर तीखे बयान देते हैं ताकि उनका समर्थक वर्ग सक्रिय रहे और मीडिया में चर्चा बने। सनातन पर विवादित टिप्पणियां भी अक्सर इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जाती हैं। लेकिन ऐसे बयान समाज में तनाव बढ़ा सकते हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। लोकतंत्र में किसी भी धर्म या आस्था की आलोचना संवेदनशील और संतुलित भाषा में होनी चाहिए। आखिरकार तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए उसके इतिहास, द्रविड़ आंदोलन, सामाजिक न्याय की राजनीति, तमिल पहचान और क्षेत्रीय भावनाओं को साथ में देखना आवश्यक है। केवल यह देखकर कि राज्य में 87% हिंदू आबादी है, यह मान लेना कि वहाँ सभी मतदाता एक जैसी धार्मिक राजनीति करेंगे, वास्तविकता को सरल बना देना होगा। तमिलनाडु में धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय पहचान सभी मिलकर राजनीति को प्रभावित करते हैं।